नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनपीएस ओपीएस से कितना अलग है यूपीएस। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को लेकर कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी पिछले शनिवार को ही मिली है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं नरेश नौटियाल जी, जो अधिवक्ता है। नमस्कार। नमस्कार नरेश जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। आज हमारे बुलेट न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और हमारे साथ फिर बने हुए हैं विनोद जी। विनोद जी नमस्कार। नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच। विनोद जी का परिचय करा दें। विनोद जी अध्यक्ष है ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन दिल्ली के। विनोद जी, आज एक अहम मुद्दा है जी, जो सरकार ने अभी हमको दिया, पिछले शनिवार को ही पास हुआ है, यूपीएस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को एक बहुत बड़ा फैसला लिया। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को लेकर कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी। यह एनडीए गवर्नमेंट की एक नई योजना है जिसे नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के समानांतर पेश कर रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस यूपीएस चुनने का विकल्प होगा। इसी पर हम बात करते हैं और पूछते हैं विनोद जी से। विनोद जी जी सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप यूपीएस के बारे में बताएं। एनपीएस ओपीएस तो सब जानते हैं और सरकार की एक नई पहल जो आई है यूपीएस। सर सिंपल सी बात है, इस पेंशन की जो हम ओपीएस नाम लेते हैं, इसको पाने के लिए लगभग हमारे 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे थे सरकार कुछ प्रोविजन, जो रिव्यू कमेटी थे उसकी जब रिपोर्ट आएगी कुछ ऐसा लेकर के आएगा। बिल्कुल आशान्वित थे हम और उम्मीद कर रहे थे सरकार ऐसी चीज करेगी तो कर्मचारियों के हित में होगी। लेकिन सिंपल सी मैं बात, जो यूपीएस कहते हैं, हम इसको कहते हैं उल्टा पुल्टा स्कीम, क्योंकि इसमें वास्तव में ही उल्टा पुल्टा है। आपको थोड़ा मजाक लग रहा होगा, यूनिफाइड की बात करते हैं, क्योंकि अब सरकार ने ये तो मान लिया, पहले सरकार एनपीएस लेके आई थी, उसमें काफी अमेंडमेंट किए थे और उसमें सुधार करती जा रही थी। अब सरकार को ये लगाया कि एनपीएस में भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, इसलिए यूपीएस लेके आई। बाकी तो चर्चा में सारी कमियां मैं धीरे धीरे सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन सिंपल सी मोटी कमी ये है, हमारा पैसा लेकर के, पूरा कॉर्पस लेकर के सरकार ये कहती है कि आपको पेंशन दे देंगे। सरकारी जॉब का क्रेज क्या था? सरकारी जॉब का क्रेज यही था कि पेंशन मिलेगी और जो एम्प्लॉइज था वो कटवाता था अपना पैसा, हर महीने अपना पैसा कटवाता था, लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम पे उसको वो पैसा मिलता था, कॉर्पस मिलता था। लेकिन यूपीएस में यही सबसे बड़ा विश्वासघात किया गया कि उस कॉर्पस को गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और फिर हमें 50% प्लस डीए का वो पेंशन के रूप में देगी। जी नरेश जी, मैं सर की बात को, मैं इनकी बात को अब नहीं दोहराऊंगा। देखो, मैं मेरे हर ट्वीट में, हर बात में मैं एक ही बात कहता हूँ, अंग्रेजों के जमाने के कानून। पहले समझो ये पेंशन है क्या, ये कौन लाया था? ये अंग्रेज लाए थे 1881 में देश के अंदर, और सिर्फ अपने अंग्रेजों के लिए लाए थे। शुरुआत हुई थी 1881। 1881 के बाद 1851 में संशोधन करके राजाओं के लिए और जो उनके यहाँ नौकरी कर रहे थे, सिपाही उपाही, इनके लिए लाया गया था, दिखाने के लिए कि हम मॉरल हैं आपके प्रति, आपके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया भारत को एक वरदान है। यही जो स्कीम है 1923 वाली, यही ओपीएस है। और ओपीएस में क्या था, 50% गवर्नमेंट अपने फंड से ही पेंशन देती थी और जो 50% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का था वो उसको उस समय दे दी जब रिटायरमेंट में होता था। तो इससे एम्प्लॉय को एक मोटा फंड मिलता था और उसमें जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट 8% 9% देती थी, वो बेनिफिट भी एम्प्लॉय को डायरेक्ट मिलता था।
अब जो ये 50% गवर्नमेंट का जो खर्चा था, वो खर्चे से ही वो पेंशन देती थी एम्प्लॉय को। और पेंशन आती कहाँ से है? इन एम्प्लॉय की जो स्ट्रेंथ होती है, उन्हीं की जो इनकम है, उनसे टैक्स लेके ही पेंशन बनाई जाती है। शायद सरकार ने इस बारे में किसी को बताया नहीं सर अभी तक देश में। पेंशन का जो स्रोत है वो इन्हीं एम्प्लॉय जो नौकरी कर रहे हैं, इनसे ही पेंशन दी जाती है। अब देखो स्थिति देश में क्या है। एनपीएस को मैं नहीं छेड़ूंगा क्योंकि एनपीएस सही मैंने पेंशन थी नहीं, वो एक बिजनेस था, जो एक मॉडल था म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट को अप्रोच करने के लिए। उसे मैं नहीं बोलूंगा। वो तो अगर लॉन्ग टर्म में आदमी रहेगा उसमें उसको फायदा हो सकता है एक बार के लिए, शॉर्ट टर्म वाले के लिए वो खत्म था एनपीएस। इसकी वजह से यूपीएस ले आया गया। यूपीएस लाया किसके लिए गया है? 10 साल की जॉब वालों के, 15 साल की जॉब वालों, क्योंकि आजकल सरकार नौकरियां कहाँ दे रही है। ये रिजर्वेशन जो हमारा आरक्षण जो सरकारें करती हैं, जो विपक्ष करता है, भाई तुम पे नौकरियां कहाँ है ना, तुम आरक्षण की बातें करते हो। ये आरक्षण ही, रिजर्वेशन ही जड़ है जो सब कुछ खत्म कर चुका है। ये ऑफिस को खाने वाला रिजर्वेशन है। सरकार का जो रिजर्वेशन का कोटा था, उस कोटे को देखते हुए सरकार आज नौकरियां नहीं दे सकती, उतना पैसा सरकार नहीं कर सकती। सरकार ने क्या किया? टेम्परेरी जॉब वाला सिस्टम रखा। 2 साल 3 साल के लिए एम्प्लॉय को हायर करते हैं और फिर 3-3 साल के लिए उनको बढ़ा दिया जाता है समय। ऐसे ही करके 10-15 साल जब एम्प्लॉय की उम्र निकल जाती है, यानी जवान बच्चा हायरिंग में आता है 16-17 साल की एज में, एज में, और जब वो 40-45 साल का सठकुंडा हो जाता है, तब कहते भैया तेरा हो गया काम, अब तू निकलवा। ये यूपीएस जो आप बोल रहे हो, ये उनके लिए स्कीम है। शायद कोई समझ ही नहीं पा रहा। सच है, अच्छी स्कीम है उनके लिए जो टेम्परेरी बेसिस में नौकरी में आया था, आज वो लगा है, उसको इसमें बेनिफिट है। बाकी ना तो एनपीएस वालों को इसमें बेनिफिट है, ना ऑफिस वालों को बेनिफिट है। ऑफिस से बढ़िया स्कीम आ नहीं सकती, पर वो सरकार अब दे नहीं सकती, क्योंकि जब उतने एम्प्लॉय नहीं है तो वो कहाँ से पेंशन देगी। एम्प्लॉयर को भी सोचना चाहिए, सरकार तुम्हारी टैक्सों से ही पैसे देती थी। अगर मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 एम्प्लॉय नौकरी कर रहे हैं और अगर 2000 एम्प्लॉय रिटायर हो जाएंगे, सरकार कहाँ से पैसे देगी? इस पे देश को सोचना चाहिए। ये फ्री का जो सिस्टम था, जो अंग्रेजों ने हमें बांटा था, उस समय की स्ट्रेंथ अलग थी, आज देश अलग राह में है। आप गुमराह मत करें, आम जनमानस को अपना सही फीडबैक दें। हमारे इनकम टैक्स, हमारे जो टैक्स है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनके बारे में अधिसूचना लाएं, लोगों को जागरूक करें कि आपका ये पैसा हम यहाँ लगा रहे हैं। सारा भ्रष्टाचार और उसमें वेस्ट में ये चढ़ चुका है पैसा। अगर ये भ्रष्टाचार को रोक लिया जाए, लीकेज को रोक लिया जाए, अतिक्रमण को रोक लिया जाए, तो ये जो एनपीएस ओपीएस जो ये कह रहे हैं, ओपीएस, ये सबको मिल सकता है। पर क्या है, उसमें कंट्रोल अब सरकार का नहीं रहा। और कुल मिला के ओपीएस सरकार अब किसी भी हालत में लाने वाली नहीं है। चाहे आप आंदोलन करो, चाहे जो मर्जी करो, ओपीएस जब ही आ सकता है जब रिटायरमेंट एम्प्लॉयर और जो नौकरी कर रहे हैं एम्प्लॉयर, उनके अनुपात में ज्यादा डिफरेंस ना हो। कहने का मतलब, अगर 1000 एम्प्लॉय नौकरी कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूं ये मैं, तो रिटायर अगर 500-600 हैं तो वो सरकार से झेल सकती है, उनको पेंशन दे सकती है ओपीएस। नहीं तो ऐसा कोई तंत्र नहीं है भारत के अंदर कि ये ओपीएस दे सके। अब पहले जो उम्र थी लोगों की मृत्यु की, वो 50 से 60 साल के बीच में थी, आजकल 70 साल हो गई है। 10 साल का ये भी बढ़ गया है। पहले सरकार में तो जैसे 60 साल होते थे आदमी वैसे चले जाता था, तो पेंशन का तो उसका मौका ही नहीं मिलता था। आधे से ज्यादा लोगों ने पेंशन नहीं लिए हैं पहले जमाने के लोगों ने। पर अब लाइफ का स्टाइल बदल गया है, विकास की वजह से मान लो या जिस वजह से मान लो, तो लोगों ने अपने को समझा है, इलाज आ गए हैं, हॉस्पिटल हो गए हैं, वो ट्रीटमेंट करा लेते हैं, जिसकी वजह से लाइफ स्टाइल बढ़ चुका है। 70 साल की एवरेज लाइफ है, एक आम जो आंकड़ा निकाला गया 70 साल माना गया है। सरकारी एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ इस समय, 70 साल तक सरकारी एम्प्लॉय जीता है, ये सरकार का अपना आंकड़ा है, ये हमारा अपना घर का आंकड़ा नहीं है, एवरेज है। तो आप सोचो 10 साल तो पेंशन सबको देनी है उन्होंने, जितने एम्प्लॉय है, कहाँ से देंगे भाई? उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है सरकार के पास? नहीं, इसलिए 10 एनपीएस आया साल था। आप नरेश जी, 10 साल आप जो बता रहे हैं, ये 10 साल का प्रावधान तो अभी वाली सरकार में आई है। नहीं, मैं वही तो समझा रहा हूँ। नहीं, ये संतोष जी, डिमांड तो ओल्ड संतोष जी, पेंशन स्कीम का। हाँ जी, हाँ जी, मैं बता दूं, ओपीएस देना सरकार के लिए कहीं भी मुश्किल काम नहीं है। ये कैलकुलेशन करके फाइनेंस मिनिस्ट्री में हर जगह हमने कैलकुलेशन करके दिया है, और इस चीज के लिए संघर्ष और प्रैक्टिकली टेक्निकली हम काम करते हुए 10 साल हो चुके हैं। जो एनपीएस था, मैं सिंपल सी आपको डिफाइन कर दूं,
जो आप एक GPF काम था, कीजिए, इसके जो डॉक्यूमेंट है मेरे को दीजिए। मेरे हिसाब से जो मेरा मेरा अपना निचोड़ है, जो मैंने जाना है, क्योंकि मैं मेरे फादर हैं वो भी सरकार में रहे हैं, मैं भी जी सरकार की नौकरी कर रहा हूँ, 2-3 साल ही सर किए वैसे, उसके मैं बता नॉलेज मुझे देता है। हूँ, मैं थोड़ा सा डिफाइन तो कर देता उसका हूँ। मुझे कुछ डाटा दीजिए, डॉक्यूमेंट दीजिए, हो सकता है मैं आपकी आवाज उठाऊं। जी मैंने जो बिल्कुल संशोधन बिल्कुल। निकाला वो यही है कि अगर आपका एम्प्लॉय रेशियो और रिटायरमेंट का रिप्लाई रेशियो में डिफरेंट है ज्यादा, तो सरकार इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती, सर कोई भी सरकार पेंशन आए देना देश में। मैं बताता हूँ नरेश जी, कहीं भी नरेश जी इम्पॉसिबल आपको नहीं मैं है। बता दूं, एक मिनट विनोद जी, नरेश जी जी आपको बता दूं, अब चंद कदम दूर है जंतर मंतर इनसे, ये पूरी तैयारी कर चुके हैं जंतर मंतर पर बैठने की। और यही नहीं, नहीं, बात मैं इनके कह रहा हूँ, जंतर प्रेसिडेंट मंतर ऑल में इंडिया बैठो, प्रेसिडेंट वो भी है। चाहे समुद्र में बैठ जाओ, चाहे जंतर मंतर में बैठो, हवाई जहाज में बैठ जाओ। मैं कह रहा हूँ, जब आपके पास 1000 व्यक्ति एम्प्लॉय नौकरी कर रहे हैं और 2000 रिटायरमेंट में है, तो सरकार पैसे कहाँ से देगी वो बताओ। वो सर 1000 एम्प्लॉय मैं से तो सिंपल पैसे सी ले रही बात कर है, रहा हूँ, मैं विनोद सिंपल वो सी जी, बात है 1000 फेक एम्प्लॉय एक से ही सवाल पैसे ले है रही है, संतोष जी उन्हीं के टैक्स के आपके पैसे से इनको पेंशन मिल रही है, ये नरेश सोचिए। जी, नरेश जी हमारे कितने कॉर्पोरेट एमपी हैं, वालों को तो कितने सरकार एमएलए हैं, टैक्स कितने दे दी है, एमएलसीज हैं। आपको क्या दी है? मैं सर देश के लिए बोझ है कहाँ, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। हमारे चलो एमएलए बोलिए। एमएलसीज एमपीज वो संख्या में कितने हैं आपको अच्छी तरह पता है, और वो 4-4 ले रहे हैं। सर देश के लिए भाई असली साहब, कर्मचारी कभी पोस्ट वो आए तो नहीं। 10 ले लेंगे, वो तो 10 पोस्ट में जाएंगे, 10 लेंगे, क्योंकि उनके लिए कोई बोलता का, उनको तो वोट दे देते हो आप लोग, ऐसी उठ के आता है और सर उनको वोट दे देते हो। सर मैं तो कह रहा हूँ, इनकी इनकी पेंशन ही नहीं होनी चाहिए, ना इनकी सैलरी होनी चाहिए, 1 रुपए सीधी सैलरी होनी बात चाहिए हो इनकी, 1 रुपए। नरेश जितने जी, भी नेता हैं पेंशन सबकी का 1 रुपए मतलब होता सैलरी है होनी चाहिए। रिटायरमेंट के बाद, पेंशन का मतलब होता है रिटायरमेंट के बाद। जो व्यक्ति कभी बिल्कुल रिटायर ही नहीं होते, जो राजनीतिक चुनाव लड़ने के लिए कोई उम्र नहीं है, उनको पेंशन किस नाम की। और दूसरी चीज, ये अपने बिल्कुल आप को समाज सेवक कहते हैं, तो कोई भत्ते कोई अलाउंसेस कुछ नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल सेवक है, जनता के सेवक है, उनको किसी तरह का कोई मुआवजा या किसी तरह की इस तरह के बेनिफिट देने की जरूरत नहीं है। कर्मचारी बिल्कुल अपनी ही 30 साल सेवा देता है। और सर जो नहीं। ओपीएस है, ओपीएस कहीं भी, क्योंकि पहले जीपीएफ होता था, जीपीएफ जो हमारी जो सैलरी होती थी, जो बेसिक था उसका 50% तक हम कटवा सकते थे। उसके पास गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा आता था, उसके एवरेज में उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ता था। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, 10% हम कटवा रहे हैं, 14% गवर्नमेंट दे रही है, राइट। जो एनपीएस की बिल्कुल बात करते हैं, एनपीएस की। बिल्कुल अब जो एनपीएस का, एनपीएस में क्या था, एनपीएस को हम किस लिए बुरा सर, वो बताते थे 40% नहीं दे रही, वो 40% आपको कंपाउंडिंग करके शेयर मार्केट के थ्रू दे रही है, वो भी कंफर्म नहीं है। सर सर सुनो तो, मैं और लड़ाई वही चीज मैं बता रहा हूँ। वो भी हमारी कंफर्म लड़ाई नहीं है किस चीज आपका। की थी सर, हमारी लड़ाई इसलिए थी कि हमें श्योरिटी नहीं थी मार्केट के बिल्कुल हवाले, क्या पता खुदा न खास्ता मार्केट कब गिर जाए, कोई श्योरिटी नहीं है। हम नहीं ये है। रहते थे कि हमें पेंशन की रिटर्न की श्योरिटी दी जाए। और उसमें सर एनपीएस में ये था, जो हमारा कॉर्पस था 100%, उसमें 60% हमें कॉर्पस रिटायरमेंट के टाइम मिलता था, 40% की एन्यूटी खरीद करके वो हमारी पेंशन बनती थी। ये एनपीएस है। और ओपीएस में हमारा किसी तरह का कोई डिडक्शन नहीं होता था। हम अपनी मनमर्जी से जो जीपीएफ कटवाते थे, उसके हिसाब से वो गवर्नमेंट के पास रखती थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट देती थी, और वो पैसा वो हमें रिटायरमेंट के टाइम पेंशन के रूप में यूज होता था। अब चीज आती है यूपीएस जो लेके आए हैं। यूपीएस में सर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, हमारा कॉर्पस के पूरी तरह से गवर्नमेंट अपने जब्त करना चाहती है। अब बताओ, 14 से 18.5 की बात करते हैं, ये 14% कहां जा रहा था, किन किन लोगों के पास जा रहा था। अब उसमें 18%, 18.5% कर दिया, वो भी वही जाएगा। धोखा किसके साथ है, फिर वही कर्मचारी के साथ है। हम ये चाहते हैं कि भाई रिटर्न की श्योरिटी, आपने रिटर्न की श्योरिटी दे दी, 50% प्लस डीए मिलेगा, लेकिन हमारा कॉर्पस, हम ये चाहते हैं, सिंपल सी बात आपके माध्यम से संतोष जी, आपके माध्यम से सरकार तक ये मैसेज देना चाहते हैं, जो हमारा कॉर्पस है लगभग 41.6% जो कॉर्पस है, वो हमें रिटर्न दे दो, जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो वापस ले लो, और फिर हमें पेंशन दे दो। सर, जो आपने हाँ बोला 50% मिल रहा है यूपीएस में, वो भी आपका सही है, पर जो डीए आपने बोला वो गलत थोड़ा कोट कर दिया है। इंडेक्स इन्फ्लेशन के हिसाब से डीए मिलेगा, डीए नहीं मिल रहा आपको। हाँ हाँ इंडेक्स बिल्कुल बिल्कुल इन्फ्लेशन के हिसाब से मिलेगा, डीए ये नहीं होता। इंडेक्स इन्फ्लेशन जो भी महंगाई है उसके हिसाब से मिलना चाहिए। बिल्कुल ओपीएस में बिल्कुल जो डीए था वो महंगाई के हिसाब से था, तो बिल्कुल ये बिल्कुल। भी आपके साथ छल है। मतलब नहीं ये छल इंडेक्स तो सर धीरे इन्फ्लेशन धीरे, तो सरकारों के हाथ में होता है, ये धीरे कम धीरे ज्यादा छल करते तो रहते हैं आएंगे लोग। सर, छल तो आएंगे धीरे धीरे। क्योंकि अपनी अपनी जब सैलरी बढ़ानी होती है, सारी चीज इंप्लीमेंट करनी हो, तो मेज एक बार थपथपाई जाती है, कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन इनके तो कर्मचारी को सैलरी की हमेशा तो चला लिमिट ही जाता नहीं है। है, नो लिमिट नो लिमिट।
हाँ, सबसे बड़ी पेंशन की भी समस्या ये लिमिट है। नहीं है। दूसरी चीज ये है सर, यूपीएस की बात करते हैं, यूपीएस में कहीं भी एक तरह से ये कर दिया 50% दे देंगे, कॉर्पस हमारा गया। हम इतनी वो नहीं अच्छा, मिल रहा, ये किसके वो नहीं मिल रहा, किसके वो लिए नहीं मिल रहा, बेनिफिशियल वो है नहीं ये मिल भी रहा। मैं बता दूं सर। जहां पर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, जहां पर जो एंट्री की जो एज है वहां पर कहीं 45 है, कहीं 50 तक है, उनके लिए जिसकी लेंथ ऑफ सर्विस कम है उनके लिए वो बेनिफिशियल हो सकती है। यही लेकिन बोला था सर मैंने। जहां सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 30+ जो ओबीसी और जो एससी एसटी के जो बेनिफिट मिलते हैं, मैक्सिमम 35 तक एंट्री होती है और उनकी सर्विस लगभग 30-33 साल की हो जाती है। उन लोगों का कॉर्पस इतना बढ़ता है, वो कभी भी कॉर्पस को दे करके और 50% प्लस जो डीए, जो इन्फ्लेशन की बात करते हैं आप, इंडेक्स की बात करते हैं, उसके हिसाब से कहीं भी सुटेबल नहीं है। ये मैं वही लेंथ तो ऑफ कहना सर्विस चाह रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए कहीं भी सुटेबल नहीं है। अब गवर्नमेंट का मैं आपके माध्यम से बता दूं, इस माध्यम से यूपीएस ला करके गवर्नमेंट ये प्रूव करना चाहती है कि एनपीएस इज बेटर देन एनपीएस ऑप्शन ओके। अच्छी थी, ये प्रूव करने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है। नहीं देखो, मैं बता रहा हूँ क्या है ये जी यूपीएस क्या है। ये आप लोगों ने ओपीएस की बहुत डिमांड करी है सरकार से। सरकार बिल्कुल। ने आपको एक तरह से कहते हैं ना, वो दिखा दिया कि बादल हम्म। ऊपर से देखो कितना बढ़िया है, और आप देखोगे तो बाद में हाथ लाओगे तो बादल मिलेगा, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी समझ गया गुब्बारा, बिल्कुल। हवा का गुब्बारा आपके हाथ में पकड़ा दिया है कि भाई देखो ओपीएस में भी 50 था, यहाँ भी 50 है, पर वो ये भूल गए जो 50 गवर्नमेंट देती थी तुम्हें, उसका जिक्र यहाँ नहीं है। और दूसरा इसमें क्या है, इन्फ्लेशन से जोड़ा है डीए को। ये बहुत गलत बात है। डीए का जो फार्मूला ऑफिस में था वही फार्मूला अप्लाई होना चाहिए, डीए उसको भी जस्टिफाई कर दिया गया। इन्फ्लेशन से क्या मतलब भैया, नरेश जी, डीए जो संघर्ष जारी महंगाई है हमारा रहेगा। तो महंगाई से मतलब हमें हमें सरकारी तंत्रों के कागजों से क्या मतलब। सरकार तो कभी भी इंडेक्स को हाई दिखा देती है, कभी भी लो कर देती है। आज शेयर मार्केट तुम्हारी 50,000 पूछ जाएगी, कल शेयर मार्केट 20,000 पे आ जाएगी, तो आप तो मर सर जाओगे सब। तो नरेश जी, हम कहने का मतलब यही तो एक जी। सिक्योरिटी इन्होंने इसमें लाई। यूपीएस देखो बेसिकली किसके लिए, आप लोगों को ऐसा समझ नहीं आ पा रहा। सरकार अब नौकरियां नहीं देना चाह रही, सरकार की नौकरियां ना उन पे है। अब वो जो टेम्परेरी एम्प्लॉय रख रही है, 2-2 3 3 साल के टीचर भी रख रही है, जो ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है, डंडे खा रहे हैं टीचर। अग्निवीर, शिक्षावीर, बैंकवीर। अग्निवीर, ये सब यूपीएस अग्निवीर वगैरह इनके लिए लाया जा रहा है। और सच्चाई यही है कि अब गवर्नमेंट के पास जॉब देने की स्थिति नहीं है। ये हमें भी मान लेना चाहिए, हर देशवासी को मान लेना चाहिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अब प्राइवेट मान लो, धीरे धीरे वो प्राइवेट हो जाएगा और 2-3 साल की जॉब हर किसी को मिलेगी। मैं कह रहा हूँ आप पुलिस प्रशासन में भी ये सोचा जा रहा है कि इंस्पेक्टर भी 3 साल के लिए आएगा, तो न्याय व्यवस्था भी धराशायी होने वाली है, जो इनकी सोच है। क्योंकि जो 2 साल 3 साल के लिए आएगा तो वो तो 2-3 साल में ऐश करके भागेगा, उसे कुछ करना ही नहीं है, तो फाइलों में आदमी लगाएगा। आज कम से कम 5 साल में हाथ तो लगता है, अब 3 साल में वो क्या कर लेगा। 5 साल में तो हाथ लगाते हैं लोग फाइलों में, हाँ भाई इसमें ये है। नहीं तो हमारी जो आज स्थिति है देश की, ये कानून व्यवस्था की क्यों बिगड़ी है, क्यों आज न्यायालयों में हजारों केस पेंडिंग है और हजारों कैदी ऐसे बैठे हुए हैं जिनके बेचारों का पैसा नहीं है, वो कोर्ट में नहीं जा सकते, उनको वकील नहीं है करने के लिए, उन्हें बेचारों को ऐसी भरा हुआ जेलों के अंदर, उनकी सुनवाई कोई नहीं व्यवस्थाएं होती। बिगड़ेंगी सर इससे। तो इससे व्यवस्थाएं इतनी बिगड़ जाएंगी। वैसे ये सरकार समझने की कोशिश नहीं कर रही। हाँ, ये उनके लिए लॉलीपॉप बहुत बढ़िया है, जो टेम्परेरी, जो आपने बोला 45 साल के बाद तो परमानेंट होते हैं। जो इंसान 45 साल बाद परमानेंट होगा या 50 साल बाद परमानेंट होगा, उनके लिए यूपीएस बेटर स्कीम है। उनके लिए ये शायद बनाई गई है, क्योंकि अब सरकार को उस तरफ ही देखना है। वो अब ओपीएस वालों को देख ही नहीं रही है, वो एनपीएस वालों को भी नहीं देख रही है। एनपीएस में क्या होगा, इन्फ्लेशन। वो कह रही जी यूपीएस में ले आओ, क्योंकि हमें 2-2 3 साल की जॉब देनी है, इनको फिर 15 साल बाद बाहर कर देना है नौकरी से, तब इनको इसका बेनिफिट दिखाई देगा। तब इनका बेनिफिट है 10 साल 15 साल में, क्योंकि सिक्योर रिटर्न दे रहे हैं उनको, फैमिली पेंशन भी सही दे रहे हैं, उसमें दे रहे हैं जो आपका ओपीएस में था। तो ये बेनिफिट इनको मिल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इसकी नकल है ओपीएस की, थोड़ा सा कॉपी करी गई है, और कॉपी का ये रिजल्ट है कि इसको आप भविष्य में देखेंगे क्या होता है। हाँ, अगर सरकार 2-2 3 साल की जॉब देगी तो इससे बढ़िया स्कीम कोई नहीं है, ये तो मैं भी कहता हूँ। और जो बेचारे 30 साल पहले नौकरी कर रहे हैं, या जो 20 साल जिनको हो गए नौकरी करते हुए, उनके लिए ये स्कीम अच्छी नहीं है। जिनका 20-25 साल का जॉब हो चुका है उनके लिए ये स्कीम बेकार है। मैं तो ये सलाह दूंगा इस स्कीम में बिल्कुल ना जाए। एनपीएस में तो एनपीएस में ही रहें, और ऑफिस में तो ऑफिस में ही रहें, अल्टरपल्ट ना करें बिल्कुल भी। ये स्कीम समझो आपको एक तरह से गुब्बारा दिया गया, जब आप निकलोगे तो हवा निकलेगी ना, तो आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, फुस गुब्बारा सर मिलेगा इसमें आपका। तो हवा भी नहीं है, इसमें तो मैं कह हवा रहा हूँ भी वो नहीं है बादल निकलने के लिए। वो फुस निकलेगा ना, वो हवा भी गायब हो जाएगी जब हाथ में देगा, ये लो पकड़ा। जैसे ही जाओगे सीढ़ी से बाहर, घर में आके देखोगे तो मेरे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा।
सच्चाई ये है, अब देखो हम देशवासियों को भी समझना चाहिए, सरकारें बन रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, प्रॉमिस कर रही हैं। सरकार का सही कार्य क्या होता है? सरकार का सही कार्य होता है प्रशासनिक जो व्यवस्था है उनको सुधारना, सड़कों का बढ़िया से निर्माण करना, फ्लाईओवरों का निर्माण करना, यातायात की सेवाएं देना, और आम जनमानस को जल, जो पीने का पानी है, स्वच्छ देना, हवा स्वच्छ देना। अब जब सरकार इस हवा पानी पे भी काम नहीं कर पा रही है, उस सरकारों से आप उम्मीद रख रहे हो ओपीएस, एनपीएस, इनसे आपको बेनिफिट देंगे? ये आपका हवा पानी खा चुके हैं, नरेश इतना जी, करोड़ मैं रुपए एक नदियों चीज में कहना खाते हैं चाहता ये। हूँ, जब तो ये सत्ता हिलती है नेता ना, अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये नेता देखो क्या है, अपने लिए कर रहे हैं। इसमें भी अगर ये स्कीम यूपीएस इन पे क्यों नहीं लागू होती भाई? जो इनके नेताओं के आईएएस अधिकारी वगैरह ये क्यों नहीं बोल रहे इस बात के लिए भाई ये गलत है या सही है? क्यों शांत बैठे हैं वो लोग? उन्हें आवाज उठानी चाहिए ना, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है वैसा, वो रिटायरमेंट के बाद उनको जरूरत भी नहीं है सरकार की जॉब की। जरूरत ये नहीं तो है, सब कहने पेंशन की की बात जरूरत है, है। अगर 4 साल एक आईएएस अधिकारी जॉब कर रहा है उसको फिर जॉब की जरूरत नहीं है, जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। एक आईएएस ऑफिसर 4-5 साल में इतना पैसा कमा लेता है कि उसकी आगे की पुश्तें खा लेंगे। इतना बिल्कुल। बड़ा भ्रष्टाचार है, और ये अकेला आईएएस लॉबी नहीं कर रही है, पूरा प्रशासन है इसमें इंक्लूड है, नेता इसमें इंक्लूड है। सच्चाई ये है कि नेता करप्ट है, नेता के बाद आईएएस अधिकारी करप्ट हो रहा है, आईएएस अधिकारी पीएस अधिकारी उसके नीचे जा रहे हैं वो करप्ट हो रहा है। ऐसे करते करते सारे ही करप्शन नीचे आते जा रहा है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक की जो बेल है वो करप्शन के भंडारे में बैठी है। नरेश जी, हमारी एक समस्या, चपरासी भी होता है ना, चपरासी वहां का अधिकारी का, वो चपरासी भी इतना पैसे लेके बैठा होता है कि वो अपने आगे की जनरेशन खिला देगा घर बैठ। नरेश जी, सबसे ये बड़ी स्थिति समस्या है ये है, देश की। एक मिनट सुनो मेरी बात। जिस रिव्यू कमेटी को का गठन किया गया, इस पर्पज के लिए भाई रिव्यू कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। जिन लोगों से वार्ता की गई, उन लोगों में किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, सबका मान सम्मान करता हूं, लेकिन उन लोगों से इसके रिव्यूज लिए गए जो उससे प्रभावित है ही नहीं। सर यही आप देखो, एक आपने एक स्टेटमेंट दी ना, देखो मैं बुरा मत मानना, आपने एक स्टेटमेंट दी, जी मैं यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं जी आईएएस आईएएस पूरी अधिकारी लॉबी के लिए बोल रहा हूँ, हम्म, मैं नेता सभी नेताओं के लिए बोल रहा हूँ, मैं प्रशासन पूरी पुलिस व्यवस्था सबके लिए बोल रहा हूँ, व्यक्ति के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। जो गलत काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, उनके लिए मैं अंकित कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। कहने का मतलब देश में ये व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। इतना अंग्रेजों के समय भी अन्याय नहीं था, हम गुलाम थे, और गुलाम के बाद भी हमने वो चीज अचीवमेंट करी है हिंदुस्तान ने सर मैं जो पहले भी कहता आज आया भी हम हूँ, नहीं कर पा रहे हैं, आप भी गुलाम मीटिंग होने में के बाद रहिए, भी। मैं अक्सर कहता आया हूँ, जिस दिन सरकार की प्रायोरिटी एजुकेशन और हेल्थ हो जाएगी, बिल्कुल, उस दिन व्यवस्था बिल्कुल सुधर जाएगी। मैं कह रहा हूँ आप और एजुकेशन सिस्टम को सुधार लो, गवर्नमेंट में सुविधा लाओ, और हेल्थ को सुधार लो, 50% टैक्स लो, सबसे लो, गरीब अमीर कुछ नहीं होता इसमें, जितना कमा रहे हो उसके आधे इनकम दोगे, ये फ्री बिल्कुल कर दो, एजुकेशन सिस्टम फ्री करो, सरकार के अंडर में सारे एजुकेशन आ जाए, सारे हॉस्पिटल सरकार के अंडर में आ जाए। जैसे हमारे मकान तोड़ दिए जाते ना क्या नॉर्थ साइड करके, ये ऐसे सारे हॉस्पिटल कब्जा कर लो ना, ये आपके हैं, वीआईपी क्यों कल्चर नहीं खत्म करते? होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन खत्म अभी होना जूग चाहिए, क्षेत्र प्राइवेट कह के सेक्टर। पूरे मकान तोड़ दोगे, ठीक है, आप कहोगे जी वो उसने अपराध किया उसका पूरा घर तोड़ दोगे, तो भाई मेरे इन हॉस्पिटलों को भी तो कब्जा लो जिन्होंने अतिक्रमण अति कर रखी है। एक छोटे से इलाज के लिए जाते 10,00,000 10,000 20,000 खर्च के आ जाते हो आप लोग बुखार के लिए। समस्या यही है सर, उनके जो स्थिति स्कूल्स बहुत खराब हैं, है भाई वो साहब। हॉस्पिटल्स हैं, वो या तो नेताओं के हैं या उनके रिलेटिव्स के हैं, और वो बिल्कुल पैसा वहीं से आकर के वाइट होकर के ही पॉलिटिक्स में लगता है। बिल्कुल, और पेट्रोल आज तो पंप ये सारे नेताओं के हैं, सर अधिकारियों के सीधी सी हैं, बात है, आज ये बात दारू के करते ठेके जो हैं बड़े बड़े हैं सब इन्हीं के हैं। सर, एक देश एक विधान एक संविधान, अब बात कर रहे हैं एक देश एक चुनाव, फिर पेंशन भी ये यूपीएस एनपीएस ओपीएस, ये ड्रामेबाजी क्यों? सबके लिए करो ना, इतनी अच्छी है तो यूपीएस सबके लिए करो ना, और सर ऐसा नेताओं है, के लिए तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। नेताओं को तो मैं कह रहा जो हूँ सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। मैं आप तो पेंशन की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ सेवा के लिए आए हो भाई, 1 रुपए ले लो। और जिसकी कोई बिजनेस नहीं करेगा नेता, कोई नौकरी नहीं करेगा, कोई बिजनेस नहीं करेगा, ना कोई किसान होगा। ये किसान किसान कह के कंपनियां बनाते हैं, बाद में टैक्स भी नहीं देते। सारे नेता किसान हैं, तो भाई मेरे भी वही तो किसान समस्या है, जाके खेत हल कर लो ना, क्यों यहाँ नेतागिरी कर रहे हो? अगर देश सबसे में बड़ी समस्या यही है। ऐसा व्यक्ति आ जाए, कोई बिजनेस ना करे, नौकरी ना करे, लिखित में दे दे, और वो नेता बने, मैं कह रहा हूँ देश स्वर्ण की वो चिड़िया की वो सही में वाकई में सोने की चिड़िया बन जाएगा। आप अमीरों को टैक्स रिबेट दे रहे हो,
30% स्लैब, 20% स्लैब, किस लिए दे रहे हो भाई? अमीर के पास पैसा इतना है, उसके पास उसे फर्क पड़ेगा? जो सर 5,000 करोड़, में भी 6,000 करोड़ इस मामले में प्रॉफिट भी दिखा रहा है, उसे क्या फर्क कर्मचारी ही पड़ेगा? चला जाता है सर, टैक्स सिस्टम में भी कर्मचारी ही चला जाता है। बिल्कुल, कर्मचारी के कर्मचारी लिए टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, और क्योंकि जो कॉर्पोरेट है उसके लिए टैक्स घटाए जा रहे हैं। अबे भाई, कॉर्पोरेट तो कमा रहा है, वो तो एम्प्लॉय खड़ा कर रहा है, उसके एम्प्लॉय से भी तुम टैक्स लेते हो। फिर निगरानी सिर्फ कॉर्पोरेट को टैक्स कर्मचारी कम के करने की ऊपर क्या है। जरूरत है? कॉर्पोरेट में आप क्यों टैक्स रिबेट कम कर रहे हो? क्यों बिजनेस, या तो कौन कौन सा बिजनेस लग गया, कौन सी इंडस्ट्री लग गई? आपने 30%, 20% टैक्स कर दिया कॉर्पोरेट का, कौन सी इंडस्ट्री लगा दी कॉर्पोरेट ने? कौन सी एमएसआई फैक्ट्रियां लग रही हैं? करो, कोई बात नहीं, लाओ। जैसे गुजरात में मोदी जी लाए थे, वहां उन्होंने फ्री में भी लाए हैं, उत्तराखंड में फ्री में भी आई है। अगर वहां लग रही है इंडस्ट्रीज और कुछ कर रही हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ सब कुछ फ्री कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो व्यक्ति नौकरियां दे रहा है लोगों को, लोगों के घर चल रहे हैं, मैं तो अगर उनसे उनको टैक्स फ्री कर दो। और जो व्यक्ति अपना घर भर रहा है, इतने हजारों करोड़ जिस व्यक्ति के पास है, जिसकी गवर्नमेंट के पास साफ दिख रहा है, जो कि पक्के में दिख रहा है, कच्चे की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, उस व्यक्ति को टैक्स रिबेट का क्या अर्थ होता है? अगर अंबानी जी पे टैक्स रिबेट दी जाए, क्यों दी जाए भाई? क्यों दी जाए? दिया मैं तो ये कह रहा हूँ। अब कितना हमारे मोटा पास एक पैसा टाटा है, बेनिफिट टाटा उन्हीं बिरला, को दिया हमने जाता है। नाम दो सुने हैं, टाटा बिरला। भैया आज तक टाटा के ऊपर ना तो किसी नेता ने उंगली उठाई, ना किसी आम जनसेवक ने उंगली उठाई। ऐसे बनने चाहिए। अगर बनना है तो टाटा बनो, बिरला बनो। अंबानी, अडानी हमें नहीं चाहिए। यह संतोष बन जी, रहे हैं खून चूसने वाले, क्या कहते आपके हैं। माध्यम से मैं एक चीज ही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि चाहे ओपीएस हो, चाहे एनपीएस हो, चाहे यूपीएस ले आए, चाहे हो सकता है नरेंद्र मोदी पेंशन स्कीम ले आए, हमारा संघर्ष ओपीएस के लिए है, ओपीएस के लिए रहेगा। और जब सरकार की जो व्यवस्थाएं, जब मैंडेट हिलता है ना, सत्ता जाती दिखती है तो सब कुछ देती है सरकारें, नहीं, क्योंकि फिर वो सत्ता देश से के लिए बड़ा उनके लिए वो कुछ देश भी के लिए नहीं है। खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक नहीं है। सर, आप एक समझो, चीज हम बताएं विनोद जी। कहने का जी मतलब, गवर्नमेंट जो बनाओ, इतने बनाओ कि उतने एम्प्लॉय रिटायरमेंट हो तो उतने एम्प्लॉय लगे हुए हों। अब यहाँ देखो व्यवस्था, देखो आप समझे नहीं, ये व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है? एम्प्लॉयमेंट कम है, रिटायरमेंट ज्यादा है, यानी रिटायर आज की डेट में ज्यादा है और जिंदा है जो, और जो कि सर, नौकरी कम कर रहे हैं। सर काम तो कैसे भैया कहां चलेगा? से आप काम कैसे मैन चलेगा? देखो मैन आप समझो, मैन इनके पावर टैक्स की में ही जब पेंशन तक मिलती है, ये रिक्रूटमेंट नहीं बात करोगे क्लियर है। कैसे चलेगा काम? चलेगा ही नहीं काम। बिल्कुल, रिक्रूटमेंट यही हो रहा करना है। साथ साथ जरूरी है, जितने रिटायरमेंट होते हैं उसके पैरेलली रिक्रूटमेंट उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, वो हो नहीं रहा ना, वो ना होने का रहता रिजर्वेशन। अब देखो गलती सरकारों की भी नहीं है, आपने ही बीज बोया सर रिजर्वेशन का। देखो, ऐसा रिजर्वेशन बीज बो व्यवस्था दिया, पे मैं जो पर्सनली कोई व्यक्ति कमेंट नहीं काबिल नहीं करूंगा। है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, उसे आपने सीढ़ी पे बिठा दिया। यानी देखो मैं उसके 33% ऊपर, लाने वाला बंदा अफसर बन जाता है, नरेश जी और उस चीज के ऊपर 90% मैं, लाने वाला अफसर नहीं बन देखो पाता। रिजर्वेशन के ये ऊपर मैं बहुत कमेंट नहीं खतरनाक है। करूंगा। नहीं, नहीं नहीं, रिजर्वेशन मैं के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर कमेंट रहा नहीं हूँ, मैं करूंगा। एक एजुकेशन नहीं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं, कह रहा हूँ मैं आप गरीबी देखो के हिसाब से दो आरक्षण, मैं जिस मुद्दे के उसके लिए, लिए अप्लीकेबल हूँ। जो मेरा मुद्दा है मैं उसके ऊपर कमेंट कर सकता हूँ। जिस चीज के ऊपर वर्कआउट किया है मैं उसके ऊपर बता सकता हूँ। जो व्यवस्थाएं हैं जहां कमियां हैं उसको मैं बता सकता हूँ। और जो हमारे अधिकार है, अधिकार से पहले मैं अपने कर्तव्य की बात करता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि सिंपल सी बात है, यही विनोद जी, नारा देने वाली जो पार्टियां है ना, एक देश एक विधान से एक संविधान, होना ये चाहिए। आजकल कहते हैं एक देश एक चुनाव, फिर एक देश एक पेंशन क्यों नहीं? और इतनी अच्छी है तो ये नेता बिल्कुल यूपीएस क्यों नहीं ले रहे? बिल्कुल नहीं बिल्कुल। एक देश इसी एक के लिए पर्सन आपने संघर्ष कहा। रहेगा। विनोद जी, जी विनोद जी, जी। सबसे बड़ी बात है हम्म। बिहार में या यूपी में कई बार हम देखते हैं कि सैलरी जो है 3 महीने और 4 महीने पे मिल रही है। वो इंसान, वो सरकारी कर्मचारी क्या खाएगा, क्या पिएगा और कहां से अपने बच्चों का प्रोग्रेस कर रहा है? बिल्कुल। सरकार कभी आवाज